किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको जेल की सजा करवा सकती है, आपके खिलाफ एफआईआर करवा सकती है, आपका पर्चा दर्ज करवा सकती है। किस सिनेरियो में? साथियों, जैसे कि मैं हर बार कहता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है। इनकी तो दुकान में पेट्रोल का कॉटन लगाओ, नहीं तो इनके लेटर बॉक्स के अंदर ही पेट्रोल डाल दो, कुत्तों का बोरी खराब कर दो इनका तो, चवन्नी छापों का तो। साथियों, सबसे पहले जब अभी आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होती है, क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह का लोन लेते हैं किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, तो कुछ चीजें पहले डिसाइड हो जाती है, निर्धारित हो जाती हैं। जैसे कि आपकी ईएमआई कितनी होगी, आपकी किस्त कितनी होगी पर मंथ की, आपको कौन सी तारीख को किस्त देनी होगी, हर महीने किस्त देनी पड़ती है, ईएमआई देनी है, कौन सी तारीख को देनी पड़ेगी, लोन की टर्नओवर कितनी होगी, मतलब कितने साल के लिए लोन आपको पे करना पड़ेगा। अब ये सारी बातें जब डिसाइड हो जाती हैं, निर्धारित हो जाती हैं, जब आप लोन ले लेते हैं तो नेक्स्ट मंथ से आपको ईएमआई पे करनी पड़ती है, जो ड्यू डेट होती है, जो बैंक एनबीएफसी कंपनी ने आपको बताई है। अगर आप उस ड्यू डेट को वो पैसा नहीं दे पाते, आपके अकाउंट में अनसफिशिएंट बैलेंस है या किसी भी कारण से आप फाइनेंशियल डाउन है, वो पैसा कैश तो कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी लेती नहीं है, नेट से या ईसीएस से आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं। मतलब आजकल वो जमाना तो रहा नहीं कि चेक से हर महीने आपके अकाउंट में चेक लगाएंगे और पैसे निकाल लेंगे, वो तो 80 के दशक में चलता था। जब से सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी ऑनलाइन हुए हैं तो नेट का जमाना, पहले ईसीएस बोलते थे, आजकल नेट बोलते हैं। तो ईसीएस या नेट से मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपके अकाउंट से पैसा निकालते हैं उस ड्यू डेट को। अगर उस ड्यू डेट को पैसा नहीं है तो बैंक आपको सॉफ्टली रिमाइंड करवाता है, आपके पास टेलीफोन आता है, टेलीफोनिकली आपको बताया जाता है, मैसेज के द्वारा बताया जाता है, मेल के द्वारा बताया जाता है, या कंप्यूटर को ही ऑटो रिमाइंडर पे लगा दिया जाता है। अगर 5, 4, 7 दिन तक आप ईएमआई नहीं पे करते और उसके बाद आप ईएमआई पे कर देते हैं तो कुछ ये प्लंटी जुर्माना आपसे लेते हैं। अगर आप वो भी पे कर देते हैं तो ये फिर आपका सिबिल खराब नहीं करते। अगर आपने 1 महीने इनकी ईएमआई डिफॉल्ट कर दी, मतलब जो ड्यू डेट थी उससे 1 महीना लेट कर दी, तो ये आपकी रिपोर्ट सिबिल पे भेज देते हैं। सिबिल क्या बीमारी है? सिबिल का मतलब क्या है? सिबिल का मतलब है फाइनेंशियल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब पैसे का चरित्र प्रमाण पत्र। मतलब इस आदमी की आदत कैसी है, व्यवहार कैसा है, इसकी नीयत कैसी है, ये पैसे लेके देता है क्या नहीं देता है, देता है तो टाइम पे देता है क्या नहीं देता है, ये सब चीज सिबिल में दर्शाई जाती है। क्योंकि जब भी कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको लोन देते हैं सबसे पहले वो सिबिल चेक करता है। फिर भले आप चाहे केसीसी का लोन ले रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड का ले रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड में सिबिल नहीं चेक किया जाता सिर्फ, बाकी हर तरह के लोन में सिबिल चेक करता है। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जब लोन देता है आपको तो वो ये देखता है कि आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर कैसा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा, आपने कहां कहां से लोन लिया, जब से आपने लोन लेना शुरू किया और जब से सिबिल नाम का ये भूत आया है, घोस्ट आया है, तब से आज तक के जितने भी आपके लोन है वो सभी उसमें शो होते हैं। कभी डिफॉल्ट किया तो वो भी शो होता है, टाइमली दिया, कितने लोन आपके चल रहे हैं, कितने क्लोज हो चुके हैं, वो सारी रिपोर्ट ये सिबिल से ले लेते हैं। और उसके बाद अगर आपका सिबिल अच्छा होता है तो आपको आरओआई कम मिलती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिलता है, आप नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर आपका सिबिल कम है तो आपको आरओआई ज्यादा मिलती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, देना पड़ता है, क्योंकि उनका रिस्क बढ़ जाता है बैंक एनबीएफसी कंपनी का। अब अगर आपने 1 महीने पैसे इनके नहीं दिए तो आपका सिबिल खराब होना शुरू हो जाता है।
3 महीने तक अगर आपने पैसे इनके नहीं दिए या आपके 2-3 लोन है सारे डिफॉल्ट होने शुरू हो गए हैं, तो आपका सिविल जो है धड़ाम से नीचे गिरता है। खास तौर पे क्रेडिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 कब्रें खोद रखी हैं। भाई पढ़े लिखे आदमियों को मूर्ख बनाया जा रहा है। मिनिमम के नाम से आपसे ब्याज ले रहे हैं, कम से कम 60% ब्याज लिया जा रहा है। क्योंकि अगर आपने 1 लाख रुपया यूज किया तो आपके पास लगभग 5,000 रुपए का मैसेज आ रहा है कि 5,000 रुपए मिनिमम अमाउंट पे कर दो विद जीएसटी। अगर आपने वो 5,000 रुपए पे कर दिए तो अगले महीने अगर दोबारा उनका बिल जनरेट, जिसको ये बोलते हैं, करेंगे तो क्या उसमें 2,000 रुपए कम होंगे? वो 98,000 रुपए मांगेंगे, वो फिर 1 लाख रुपए या 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए का मतलब क्या? 5%। जब भी कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की, ब्याज की जब भी गणना होती है ईयरली होती है, यानी 60% ब्याज ले रहे हैं। और भगवान ना करे टाइमली ईएमआई नहीं देगी तो ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के 160% भी लोगों का खून चूसा जा रहा है। बेड़ियां पड़ी हुई हैं लोगों के पैरों में, क्योंकि वो दिख नहीं रही हैं। जैसे पुरानी फिल्मों में हबशियों को एंटर मारे जाते थे और उनसे काम करवाया जाता था, ऐसे ही लोगों की पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं और ये चवन्नी चाप बातों के एंटर मार रहे हैं और लोगों से काम करवा रहे हैं। 60% तक भी ब्याज ले रहे हैं और कुछ एनबीएफसी कंपनी तो 100% तक भी ब्याज ले रही है। हमेशा क्रेडिट कार्ड से बचें। जब भी आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू होएगा, नहीं दिया जाएगा, आपका सिविल भी सबसे ज्यादा धड़ाम से नीचे गिरेगा। सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है आपके सिविल पे क्रेडिट कार्ड डालता है। तो साथियों, किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर सकती है? मैं हर रोज बताता हूं, बार बार बताता हूं। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, अगर आपके 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, तो भी यह क्राइम में कंसीडर नहीं होता, तो भी यह अपराध की श्रेणी में नहीं है। ईएमआई डिफॉल्ट होने पे सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। किस सिनेरियो में कोई बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपके खिलाफ एफआईआर कर सकती है? आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिया लोन लेते समय, कोई जैसे कि बहुत से डीएसए कर देते हैं, आम आदमी को नहीं पता, एक कमीशन लेके लोगों का लोन करवाते हैं। बहुत से डीएसए ऐसा काम हमारे देश में कर रहे हैं। भाई आधार कार्ड एडिट करके दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल एडिट करके दे दिया, वाटर का एडिट करके दे दिया, या और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, आपकी सैलरी स्लिप थी उसको एडिट कर दिया। इस टाइप का अगर कोई आपने एडिट करके फेक डॉक्यूमेंट्स देके किसी बैंक, एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है तो वो आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवा सकती है। लेकिन उसको यह बात प्रूफ करनी पड़ेगी कि भाई आपने फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन लिया है, या आपने किसी के 2-4 लाख रुपए देने हैं किसी बैंक, एनबीएफसी कंपनी के, और आप ऑडी Q7 टॉप मॉडल में घूम रहे हैं, 70 लाख से भी ज्यादा की आती है, आपके ही नाम वो गाड़ी है और उस पर कोई लोन भी नहीं है, तो भी आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो सकती है कि भाई इस आदमी की इंटेंशन ही गलत थी, इसकी चिटिंग की इंटेंशन थी। विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आप आ जाते हैं, भाई ये जानबूझ के हमारा पैसा नहीं दे रहा। इस श्रेणी में आने के बाद भी आपकी एफआईआर लॉन्च हो सकती है। पर 10,000 में से किसी एक आदमी ने काम कर रखा होगा, आम आदमी ने ना तो कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे रखे और ना ही वो ऐसा है कि ऑडी Q7 लेके घूम रहे और देने 2 लाख रुपए हैं, तो इन सिनेरियो में सिर्फ एफआईआर लॉन्च हो सकती है। अदरवाइज कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकता नॉर्मल सिनेरियो में। अब ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकते हैं, आपसे चेक लेते हैं, जब आप लोन लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा चेक बाउंस का केस कर सकते हैं, 138 जिसको एनआई एक्ट बोलते हैं, या आपने जैसे ईसीएस या नेस से आपकी पेमेंट जा रही है और वो अब डिफॉल्ट होनी शुरू हो गई है, तो ये सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 इसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यह ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 138 का चेक बाउंस का केस जो है
कोर्ट में रजिस्टर होता है, कभी भी थाने पुलिस स्टेशन में होता। और जो नैच या ईसीएस बाउंस का है वो भी कोर्ट में आपके ऊपर चलता है, ना कि किसी भी पुलिस थाने या चौकी में। दो तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138 चेक बाउंस जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। सबसे पहले आप एक बात समझ लें, 99% नोटिस फेक आपके पास चवन्नी छाप भेज रहे हैं। फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा कि जो नोटिस आपके पास आया है वो फेक है क्या जेन्युइन है। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं लोन से रिलेटेड लगभग 2000 वीडियो डाल चुका हूं। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 138 का अगर जेन्युइन आपको लग रहा है तो आप ई कोर्ट लोड कर लें। सारे देश की कोर्ट ऑनलाइन हो चुकी है, बहुत आसानी से आपको पता लग जाएगा आपके ऊपर केस हुआ भी है क्या नहीं चेक बाउंस का। जो आपके पास नोटिस आया है, समन आया, वो फेक तो नहीं है। अगर हुआ है तो इसको कभी हल्के में नहीं, कभी लाइटली ना लें, कभी इसको इग्नोर ना करें। नहीं तो आपके वेलेबल वारंट इशू हो जाएंगे, नहीं जाओगे नॉन वेलेबल वारंट इशू हो जाएंगे, नहीं जाओगे तो पीओ घोषित कर दिया जाएगा, आपको कोर्ट के द्वारा भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। 14 दिन के लिए कम से कम आपको न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा, यानी कम से कम 14 दिन के लिए जेल में जाना पड़ेगा अगर उसको इग्नोर करेंगे तो। अगर नहीं इग्नोर करेंगे, ज्यादातर ये अदर स्टेट में चेक बाउंस करवाते हैं। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सारे देश में एक ही कानून है। इसमें तुरंत प्रभाव से जमानत हो जाती है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है, बेल मिल जाती है, डरे घबराए नहीं। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, उसको कभी भी हल्के में ना लें, कभी भी उसको इग्नोर ना करें। नहीं तो आप अपनी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया, सीसी लिमिट लिया, ओडी लिमिट लिया, लैप लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, होम लोन लिया, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कानूनी रूप से आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं, क्योंकि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं, जो एज ए कॉमन मैन आपके राइट्स हैं, वो खत्म नहीं हो जाते। सबसे पहले तो अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो उसके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। अगर 20% से कम पैसे आपके रह गए हैं तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। अगर 50% से ज्यादा पैसे आपके जा चुके हैं तो भी आप इनके खिलाफ सीधा डीआरटी में जा सकते हैं, यह भी कोर्ट का नाम है। इसके अलावा भी जब भी आपकी एनपीए में चला जाए, आपका सिक्योर लोन है या आपको आज तक ईएमआई जारी, आपका कोई सिक्योर लोन है, आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मैं ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें, क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। साथियों, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, न किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है लोन से रिलेटेड, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने है क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से आपके पास मैसेज आ जाएगा। अगर आप इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, नॉर्मल कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं
या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, अबे गंजे टकले तेरे को ही कह रहा हूं, जय ससुराल वालों की।